हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमें सौम्या मैम के रूम पर, इनका रूम है देहरादून में, और हम आज दिखाएंगे कि उन्होंने रूम को कैसे मेंटेन कर रखा है, इनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसा गया, इनके बारे में पूछेंगे। मेंस की स्ट्रेटजी कैसी चल रही है उनकी, और ये टाइम टेबल क्या फॉलो करते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ की देहरादून की लाइफ कैसी है स्टूडेंट्स की, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या। मैं पिछले 4 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स भी दिए। इस बार भी मैंने अपना एक अटेम्प्ट दिया है जो कि मैंने अब देहरादून से दिया है। पिछली बार मैंने जितने अटेम्प्ट्स दिए वो मैंने दिल्ली से दिए। देहरादून और दिल्ली में मुझे ये फ़र्क था कि मुझे यहाँ मेरा घर है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि हालांकि मैं घर से अपने अलग रह रही हूँ देहरादून में रह के भी, पर मेरे को अपने माँ बाप का सारा सपोर्ट मिल रहा है। इसी के साथ साथ आइए आज मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। शुरू करते हैं मेरे इस टीवी से, जो यहाँ पिछले 1 साल से लगा हुआ है, क्योंकि मैं इस रूम में भी 1 साल से हूँ, लेकिन ये कभी चला नहीं। बट उसके ऊपर आपको एक घड़ी दिख रही होगी। ये जो घड़ी है बिल्कुल मेरे बेड के ऑपोजिट लगी हुई है। तो इस घड़ी में जब भी मुझे टाइम दिखता है तो मुझे पता रहता है, अगर मैं अपने बेड पे हूँ तो मुझे पता रहता है कि क्या समय चल रहा है, और उस अकॉर्डिंग मैं अपने पूरे डे की फिर प्लानिंग कर सकती हूँ। आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा पूरा बेड, मेरा पूरा टेबल, और जितनी भी चीज़ें हैं, मेरी बुक्स और कबर्ड वगैरह सब कुछ। ये हैं मेरे नोट्स। ये जो मेरे नोट्स हैं ये हिस्ट्री के नोट्स हैं, और इसके साइड में छोटा सा एक मैंने इकोनॉमिक्स के पॉइंटर्स बनाए हुए हैं। ये वो पॉइंटर्स हैं जो मैं प्री से पहले याद नहीं कर पा रही थी, तो इनको मैंने लिख के यहाँ पे चिपकाया था, जिससे कि मैं इनको रोज़ देख सकूं और याद कर सकूं। और मेरे कुछ पॉइंटर्स ऐसे थे जो मैंने चिपकाए थे, बट वो मैंने अब इसलिए निकाल दिए क्योंकि वो मुझे याद हो गए थे। इनको भी मैं अब निकालने वाली हूँ क्योंकि ये भी मुझे अब याद हो चुका है। बस मैंने इसलिए चिपका रखा है क्योंकि फिर भी थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं हिस्ट्री में जो मेंस में भी काम आ सकती हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे चिपकाया है। आगे आएंगे, मेरी टेबल देखेंगे तो ये जो मेरी टेबल है इस पे बुक्स रखी हुई हैं। ये मेरी मेंस की तैयारी है। ये मेरी जीएस मेंस की बुक्स ऐसे इस तरीके से मैंने रजिस्टर्स बनाए हैं जो सब्जेक्ट वाइज मैंने बना के रखा है। ये पॉइंटर्स हैं। ये नोटबुक है जिसमें मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट इसका भी मेरे को आंसर लिखना बाकी है। कुछ आंसर्स मैंने इसमें लिखे हुए भी हैं। ये वो बुक है जिससे मैं पढ़ रही हूँ उस टाइम फ़िलहाल, और ये वो बुक्स हैं जिनको अभी मैं फ़िलहाल थोड़े थोड़े टाइम पे रेफ़र करती रहती हूँ। इन बुक्स के बीच में आपको दिखेगा कि मैंने अपनी एटलस भी रखी हुई है, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि लोग अपनी टेबल्स पे एटलस चिपका के रखते हैं, मैप चिपका के रखते हैं, बट मैंने मैप इसलिए नहीं चिपकाया क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें याद है। लेकिन मैंने अपना एटलस इसलिए रखा है क्योंकि मेरा जीएस ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो इस वजह से ये मैंने एटलस रखा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने मैप रखा हुआ है, और इसको मैं आजकल तैयार कर रही हूँ। साथ ही अगर आप देखेंगे मेरी कबर्ड, इस पे मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मेरा है ज्योग्राफी, उसका सिलेबस चिपका रखा है, क्योंकि इस सिलेबस को याद करना पड़ता है, और इसको याद जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी तैयारी का। तो इसको याद करने के लिए मैंने इसको ऐसे चिपकाया हुआ है। और अगर आप मेरी कबर्ड को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरी कबर्ड में मैंने बुक्स जो रखी हुई हैं उसमें ये जो हैं ये प्री स्पेसिफिक बुक्स हैं, तो फ़िलहाल अभी इनको ऐसे ही रखा हुआ है। और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये मेरा मेंस की बुक्स का है, और इन्हीं बुक्स को मैं आज की डेट में पढ़ रही हूँ मेंस की तैयारी के लिए। ऊपर देखेंगे आप मेरी साइड में बीच में आपको दिख भी रहा होगा कुछ पेन्स रखे हुए हैं। ये वो पेन्स हैं जो मैं ऑलरेडी लिख के ख़त्म कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इन्हीं पेन्स के साथ की थी। उसके बाद आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी जो बालकनी का नज़ारा है ना, मुझे यहाँ से सामने मसूरी नज़र आता है, और वो मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो इसको देख के मैं रोज़ मोटिवेट होती रहती हूँ। आगे देखें, ये जो मेरा बेड है इस पे कल तक तो बहुत किताबें फैली हुई थी, बट आज मैंने इसको थोड़ा सा ठीक इसलिए किया है क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी उस कमरे में गंदगी के साथ। तो मैंने इसको जब बेड अरेंज किया है, इतने हिस्से में किताबें रखी हुई हैं, बाकी हिस्से पे मैं सोती हूँ रात में। और साइड में एक छोटी सी मैंने डायरी रखी हुई है जिस पे मैं अपने डेली मोटिवेशंस लिखती हूँ। आगे आप देखेंगे आके तो आपको कुछ साइड में बुक्स ऐसी भी नज़र आ रही होंगी जो बहुत कलरफुल भी हैं। ये मेरी वो बुक्स हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिस फॉलो करती हूँ जिसको फॉलो करके मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और वहीं से मेरे को अपने एम का, गोल का बार बार याद दिलाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने कमरे को अरेंज किया हुआ है, और आप देख ही सकते हैं कि मेरी अपनी पूरी जितनी भी टेबल है
मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं रोज़ इसको इसी तरीके से रखूँ। थोड़ी फैलती है बार बार, बट उसको मैं वापस समेट लेती हूँ, क्योंकि समेटे हुए कमरे में ही आपसे पढ़ाई हो सकती है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? मेरा नाम है सौम्या अग्रवाल, मैं देहरादून की ही रहने वाली हूँ और मैंने यहीं से स्कूलिंग की है अपनी और ग्रेजुएशन यहीं से की है। फिर मैं नोएडा चली गई थी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब मेरी प्लेसमेंट हुई, फिर मैंने डिसाइड किया कि कंपनी को ज्वाइन ना करके मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। तब मैंने वहाँ से अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू की। काफ़ी टाइम मैं दिल्ली में रही हूँ, दिल्ली से ही मैंने प्रिपेयर किया है। और उसके बाद क्योंकि दिल्ली में रह के मैं थोड़ा तंग रहने लगी थी, तो मैं यहाँ पे वापस देहरादून आ गई हूँ अपने घर वालों के पास। हालांकि मैं अलग रह रही हूँ उनसे, लेकिन मैं फिर भी यहीं पे रहना पसंद कर रही हूँ ज़्यादा। ओके, आपने अभी प्रीलिम्स दिया है, तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसा रहा? लास्ट ईयर भी आपने दिया था, तो उसके कंपैरिजन में। मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा रहा। लास्ट ईयर भी थोड़ा सा डर से मैं थी। मैं इस बार भी थोड़ा सा लग रहा है, पर फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स इस बार भी हो रहा है। तो जैसे जैसे पास आ रहा है रिज़ल्ट के, तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं डट के अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर चुकी हूँ। हाँ, तो आप अभी मेंस की तैयारी आपने बताया कर रहे हो, तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हो आप इस टाइम पे? मेंस की तैयारी के लिए फ़िलहाल जैसे जैसे आप देख रहे होंगे मेरी बुक्स भी रखी हुई हैं, तो मैं अपनी पहले वो टॉपिक्स उठा रही हूँ इस टाइम पे जीएस बेस्ड, जितने भी टॉपिक्स हमने प्री के लिए नहीं पढ़े थे। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, तो वर्ल्ड हिस्ट्री इस टाइम मैं अपनी कर चुकी हूँ ख़त्म। उसके अलावा सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, वो भी करने वाले होंगे। सोसाइटी का जो टॉपिक है, क्योंकि वो प्री के लिए नहीं पढ़ना होता, वो मेंस के लिए मैं उसके पॉइंटर्स बना के तैयार कर चुकी हूँ। और धीरे धीरे इसी तरीके से मैं वो टॉपिक्स अभी पहले उठा रही हूँ जिनको प्री के लिए नहीं पढ़ा गया था। उनको करने के बाद फिर और साथ में डेली मैं कुछ आंसर्स डेली लिख रही हूँ। जैसे 2-3 आंसर्स तो मैं डेली लिख के अपने एनालिसिस करती हूँ। और उसी के साथ साथ अब मैं शुरू करने वाली हूँ एसए की तैयारी अपनी। लोग बहुत एसए को लाइटली ले लेते हैं मेंस के लिए, बट एसए का एक बहुत बड़ा रोल है मेंस में, जिसको मेरे को समझ में आ गया। तो इस वजह से मैं अपनी एसए की अब तैयारी शुरू कर रही हूँ और आज अभी मैं इसके बाद अपना एसए लिखने ही वाली हूँ। ओके, सो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं मॉर्निंग से लेकर लेट इवनिंग तक जो भी है? मैं मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे के आसपास उठ जाती हूँ, 6 साढ़े 6 डिपेंडिंग अपॉन थोड़ा सा जैसा भी शेड्यूल रहता है। और उसके बाद थोड़ी देर मेरा सिस्टम ये रहता है कि मैं वर्कआउट ज़रूर करती हूँ थोड़ा बहुत, बिकॉज आपको अपनी बॉडी को मेंटली फ़िट रखने के लिए फ़िज़िकली फ़िट रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना, हालांकि थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि पिछले इतने सालों से प्रिपेयर कर रही थी, कोई ऐसा ढंग का रूटीन नहीं था, तो काफ़ी वेट गेन भी हो गया था मुझे। तो उस चीज़ को भी मेंटेन कर पाता है वो, और आपको साथ में मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रखता है अगर आप फिज़िकली अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हो। तो मैं इस चीज़ को बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ। साथ ही साथ में उसके बाद 7:30 के अराउंड में पढ़ने बैठ जाती हूँ अपना। एक मेरा पूरा फिक्स शेड्यूल है कि 7:30 बजे मैं बैठती हूँ, 7:30 से 8:30 में पढ़ती हूँ 1 घंटा। उसमें चाहे मैं प्रीवियस दिन की एनालिसिस करूँ, चाहे मैं कुछ नया पढूँ, वो मैं अपने हिसाब से उस हिसाब से देखती हूँ। उसके बाद बीच में मैं 15-20 मिनट के लिए उठती हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद मैं वापस अपना बैठती हूँ और उसके बाद 2-2.5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ने के बाद फिर मैं 11:30 बजे के आसपास एक छोटा सा ब्रेक और लेती हूँ, जिसमें मैं अपने लिए चाय नाश्ता कुछ अगर चाहिए होता है तो वो बनाती हूँ। वो लेने के बाद, क्योंकि आपको थोड़ी देर में कुछ चाहिए, तो वो रिजुविनेटिंग चीज़ें ही मैं लेती हूँ। और अपनी ये कोशिश रखती हूँ कि मैं कुछ भी आलतू फालतू ख़राब चीज़ें, बाहर का प्रोसेस्ड फूड और ये सब चीज़ें कम से कम खाऊँ, या ना ही खाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर मेरा अराउंड 2 बजे के आसपास मैं अपना एक लंच के लिए ब्रेक लेती हूँ, जो लगभग आधे-पौन घंटे का होता है। और उस ब्रेक में मैं, अगर मुझे नींद आ रही है थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ, अगर नींद नहीं आ रही है तो कुछ थोड़े बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, या जो मैं प्रैक्टिस फॉलो करती हूँ उसकी बुक्स पढ़ लेती हूँ, या मैं बुद्धिज़्म क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ तो मैं चांट भी करती हूँ, तो कई बारी मैं ब्रेक्स में चांट करती हूँ। उसके बाद जब मैं 2:30-3 बजे के आसपास वापस दोबारा बैठती हूँ, फिर एक शेड्यूल है मेरा कि मैंने कोई फ़िक्स शेड्यूल नहीं बनाया हुआ, बट मेरा ये शेड्यूल रहता है कि मुझे अपने जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करना है, पॉइंटर्स बनाते रहना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और अपने पूरे दिन का एक एनालिसिस ज़रूरी है। और साथ ही साथ में आज की डेट में, क्योंकि आजकल मैं डेली मैप्स प्रैक्टिस करती हूँ, तो इसलिए मेरा मैप का भी काम रहता है। उसके बाद जब मैं मेरे ख्याल से 5:30 बजे के आसपास फिर एक छोटा ब्रेक है, जो कि ये मेरा डेली शेड्यूल ऐसा ही चलता है, जिसमें 5:30 बजे के आसपास जो मैं ब्रेक लेती हूँ आधे घंटे के आसपास का, उसी टाइम पे इवनिंग टी और कुछ अगर आपको लेना है, और थोड़ी देर फिर 5-10 मिनट अगर आपको रेस्ट चाहिए, या आप कुछ भी रिजुविनेटिंग काम करते हैं तो वो ज़रूरी है। 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक फिर मेरा एक स्लॉट है पढ़ाई का,
जिस बीच में मैं अगेन अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी आंसर्स लिख सकती हूँ वो लिखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखूँ और फिर उनका एनालिसिस। खाली आंसर्स लिखना ज़रूरी नहीं है, साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप उस आंसर को क्या लिख रहे हो, किस तरीके से लिख रहे हो, उस चीज़ का एनालिसिस कर सको। वो करने के बाद फिर 9:30 बजे फिर मेरा एक अपना डिनर ब्रेक होता है। डिनर ब्रेक जब हो जाता है तो उस डिनर में मैं ऑलमोस्ट 45 मिनट्स रखती हूँ, जिसमें अगेन मेरी मर्ज़ी से अपने हिसाब से मैं उस टाइम पे ऑब्वियसली सोऊंगी नहीं, क्योंकि उसके बाद सोने का टाइम होने ही वाला होता है। लेकिन अपने हिसाब से मैं अपना डिनर करके थोड़ी देर अपनी बुक्स या कुछ अगर रीड करना है या कुछ रिजुविनेटिंग वीडियोस देखने हैं तो वो करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत मोटिवेटेड रखती हैं आगे आपको नेक्स्ट स्लॉट में कैसे पढ़ना है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। और फिर लगभग 11:30 बजे तक मेरा ये स्लॉट रहता है पढ़ने का, और उसके बाद जो है मैं सो जाती हूँ 11:30 से 12 के बीच में। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि थोड़ा आपको अपनी चीज़ें मैनेज करनी है, आपको अपना रूम मैनेज करना है, पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखनी है, तो थोड़ा सा टाइम अगर उसमें लग जाता है तो 12 से 12:30 के बीच हो जाते हैं। वो सोने के बाद में मैं सुबह से अगले दिन वैसे ही वही रूटीन चलता है मेरा। जैसे कि आपने बताया कि आप दिल्ली भी प्रिपरेशन करके आए हो, तो दिल्ली और अगर आप देहरादून में कंपैरिजन करें तो कौन सी जगह बेटर रहेगी? अगर दिल्ली और देहरादून में कंपेयर करो तो क्योंकि देहरादून पहली चीज़ तो मेरा होम टाउन है तो मुझे सिक्योरिटी रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि देहरादून में लाइफ स्टाइल अच्छा है ज़्यादा, दिल्ली से बहुत बेटर लगता है मुझे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, यहाँ का एनवायरनमेंट दिल्ली से बहुत बेहतर है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ग्रीनरी है, सब कुछ है। अगर आप एकोमोडेशन की बात करो तो वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। शेयरिंग पे लो चाहे आप इंडिविजुअल बेसिस पे लो तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। हालांकि ये एक छोटा शहर है, लोगों को लगता होगा कि छोटे शहर में पता नहीं कैसा रहेगा, बट तो नहीं कह सकते, अब उत्तराखंड की कैपिटल है तो बड़ा ही शहर अब बड़ा हो गया है। हाँ, क्योंकि उत्तराखंड की कैपिटल है तो बड़ा हो, बट फिर भी लोगों को ये लगता है कि दिल्ली में जाके प्रिपेयर करना ज़्यादा अच्छा रहता है, बाकी जगह पे इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है दिल्ली से। ओके, सो आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो? अगर आप इधर देहरादून में देखें तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप प्रिपरेशन कर रहे हो? जी, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो अभी खुला है गेम चेंजर के नाम से, मैं वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे आपको सर्विंग और रिटायर्ड IPS IAS ऑफिसर्स का 24/7 गाइडेंस रहता है, सपोर्ट रहता है। अगर आप देखें लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के बीच हमारी जूम में क्लासेस कंटिन्यूस चलती रही, कंटिन्यूस सपोर्ट रहा फैकल्टी मेंबर्स का, कंटिन्यूस गाइडेंस मिलती रही, और उस दौरान भी हम लोग काफ़ी सारे सर्विंग ऑफिसर्स से इंटरेक्ट कर पाए। ओके, तो जो स्टूडेंट्स देहरादून में बाहर से प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं तो वो अगर रेंट पे रहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि कोचिंग करते हो, तो कितना मंथली बजट होता है उनका? मंथली बजट 10 से 12 हज़ार रहेगा, और अच्छे से आप रह पाओगे यहाँ पे। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि रूम्स अच्छे मिल जाते हैं और एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिल जाता है, और आप आराम से 10-12 हज़ार में सफाइज़ कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल कर हमें दिया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी क्वेरीज रहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।